12 जून 1962 सुबह 7:15 दुनिया की सबसे सिक्योर प्रिजन अल्कैट्राज़ में कैदियों की गिनती शुरू होती है। इतने में गार्ड्स की नजर एक सेल पर पड़ी। इसमें मौजूद है एक खतरनाक क्रिमिनल, फ्रैंक मॉरिस। ये अभी भी आराम से सो रहा है। गार्ड के बार बार आवाज लगाने पर भी सेल में कोई हरकत नहीं होती, तो वो अपना हाथ इस सेल की सलाखों में डालकर फ्रैंक मॉरिस के सर पर मारता है। इसके साथ ही फ्रैंक मॉरिस का सर बिस्तर से लुढ़ककर फर्श पर गिर जाता है। गार्ड घबराकर सीटी बजाता है और दूसरे गार्ड्स भी वहां इकट्ठे होने लगे। इर्द गिर्द के सेल चेक किए गए तो गार्ड्स को एक और शॉक मिला, ये देखकर कि दो और कैदी, जॉन एंगलिन और क्लेरेंस एंगलिन, भी अपने सेल में सो रहे हैं। जब इनके सरों को हिलाया गया तो ये सब नकली सर थे। इसका मतलब बड़ा साफ था कि फ्रैंक मॉरिस और एंगलिन ब्रदर्स हिस्टोरिकल जेल ब्रेक कर चुके हैं। 28 साल में पहली बार अल्कैट्राज़ जेल के इमरजेंसी सायरन्स बजाए जाते हैं, जिसकी आज से पहले कभी जरूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि आज तक कोई भी कैदी इस जेल से नहीं भाग पाया था। और अगर किसी तरह से कोई जेल के गार्ड से बचकर बाहर निकलने में कामयाब भी हुआ तो पैसिफिक ओशन के ठंडे पानी में डूबकर मर गया। तो आखिर कैसे ये लोग भागने में कामयाब हुए? पैसिफिक ओशन के इतने ठंडे पानी में उन्होंने कैसे सरवाइव किया होगा और आज तक कहां गायब हैं? सैन फ्रांसिस्को से तकरीबन 2 किलोमीटर दूर पैसिफिक ओशन में 22 एकड़ पर फैला हुआ ये आइलैंड अल्कैट्राज़ है, जिसे दी रॉक भी कहते हैं। इसके चारों तरफ सिर्फ पानी है। 1910 में यहाँ एक जेल बनाई गई जो सिर्फ यूएस आर्मी के इस्तेमाल में थी, जिसे वो 1933 तक इस्तेमाल करते रहे। 11 अगस्त 1934 को यूएस आर्मी के छोड़ने के बाद इस जेल को तब्दील कर दिया जाता है फेडरल ब्यूरो ऑफ प्रिजन में, अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की तरफ से। यहाँ पर इन कैदियों को रखा जाता था जिनके क्राइम्स बहुत बड़े थे या फिर उन्होंने इससे पहले जेल से भागने की कोशिश की हो। इसको दुनिया की सबसे खतरनाक और अनएस्केपेबल प्रिजन कहा जाता था। यहाँ सिक्योरिटी आम जेलों की निस्बत बहुत ज्यादा रखी गई। 15 फुट ऊंची खारदार तारें और गार्ड्स को शूट एट साइट का ऑर्डर था। एक सेल में सिर्फ एक ही कैदी रखा जाता और दिन में तकरीबन 13 दफा इन कैदियों की गिनती होती। इसके बावजूद मान लीजिए अगर कोई बंदा इन सारी चीजों को बाईपास करके जेल से बाहर आ भी जाए तो इसे सामना करना होगा अटलांटिक ओशन के ठंडे यख पानी का, जिसका टेम्परेचर गर्मियों में 12 से 15 सेल्सियस होता है, मगर सर्दियों में ये टेम्परेचर गिरकर और भी कम हो जाता है, जो 10 से 12 सेल्सियस तक हो सकता है। पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 सेल्सियस होता है, तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 10 से 12 सेल्सियस भी कितना ठंडा होगा। और जमीन तक जाने के लिए इस पानी में 2 किलोमीटर तक तैरना पड़ सकता है, जो कि खुदकुशी से कम नहीं है। इस पूरे जेल ब्रेक में शामिल हैं 4 लोग, फ्रैंक मॉरिस, एलन वेस्ट और इसके अलावा 2 भाई, जॉन एंगलिन और क्लेरेंस एंगलिन। इनको याद रखिएगा क्योंकि पूरी कहानी इन्हीं से कनेक्टेड है। सबसे पहला है फ्रैंक मॉरिस। इसने अपना फर्स्ट क्राइम सिर्फ 13 साल की उम्र में अटेम्प्ट किया था और जैसे जैसे ये बड़ा होता है इसके क्रिमिनल रिकॉर्ड की लिस्ट भी इसी तरह से बढ़ती गई। इस जेल में आने से पहले इसने एक बैंक रॉबरी की थी और पकड़ा गया था। इसे 10 साल की सजा काटने के लिए लुजियाना जेल भेजा गया, मगर कुछ टाइम बाद ही ये वहां से जेल तोड़कर भागता है, लेकिन ज्यादा देर बाहर नहीं रह पाया और सिर्फ 1 साल बाद ही दोबारा पकड़ लिया गया और 20 जनवरी 1960 को इसे दुनिया की अनएस्केपेबल प्रिजन यानी अल्कैट्राज़ ट्रांसफर किया गया। अब यहाँ आने के बाद इसकी मुलाकात होती है पहले से जेल काट रहे एक कैदी एलन वेस्ट के साथ, जो इस कहानी का दूसरा मेन कैरेक्टर है। ये एक छोटा मोटा चोर था जो कार चोरी के इल्जाम में पकड़े जाने के बाद फ्लोरिडा जेल में था, लेकिन वहां से जेल से भागने की कोशिश में ये पकड़ा जाता है और सन 1957 में इसे अल्कैट्राज़ जेल भेजा गया। यानी फ्रैंक मॉरिस के आने से 3 साल पहले ये इसी जेल में मौजूद था। फ्रैंक मॉरिस और एलन वेस्ट ये दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे। इससे पहले इनकी मुलाकात फ्लोरिडा जेल में हो चुकी है। 24 अक्टूबर 1960 को एक और कैदी आता है जॉन एंगलिन के नाम से, और इसके तकरीबन 2.5 महीने बाद 10 जनवरी 1961 को इस कहानी का चौथा कैरेक्टर क्लेरेंस एंगलिन भी इस जेल में भेज दिया जाता है। इनकी कहानी भी बाकी 2 और कैदियों से मिलती जुलती है, बैंक रॉबरी और फिर जेल तोड़कर भागने की कोशिश। अगर आपने नोट किया हो तो इन चारों में एक चीज बहुत कॉमन है कि किसी न किसी तरीके से ये चारों ही जेल ब्रेक अटेम्प्ट कर चुके थे। ये अलग बात है कि इनमें से कोई भी कामयाब नहीं हुआ था, लेकिन ये सारे एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे क्योंकि मुख्तलिफ जेलों में उन्होंने एक दूसरे के साथ वक्त गुजारा था। यही चीज इन चारों को एक दूसरे के और करीब ले आती है। मगर यहाँ पर एक प्रॉब्लम थी। इस जेल में जो सेल नंबर अलॉट हुए थे एलन वेस्ट और एंगलिन ब्रदर्स को,
वो बी ब्लॉक में थे, जबकि फ्रैंक मॉरिस को एक अलग ब्लॉक में रखा गया था। यही वजह थी कि फ्रैंक मॉरिस इनसे ज्यादा मिल नहीं पाता था। इन चारों को मिलने के लिए जो टाइम मिलता वो बहुत थोड़ा था, और ये तभी मुमकिन होता जब ये लोग खाना खाने या फिर किसी दूसरे काम से बाहर आते। फ्रैंक मॉरिस की कोशिश थी कि किसी न किसी तरीके से अपना ट्रांसफर बी ब्लॉक में करवा ले। ऐसा नहीं है कि फ्रैंक मॉरिस बातचीत करने के लिए अपना ट्रांसफर करवाना चाहता था, बल्कि यहाँ पर एक खास वजह थी जो मैं आपको वीडियो में आगे चलकर बताऊंगा। फ्रैंक मॉरिस सितंबर 1961 में यानी जेल में आने के कुछ महीने बाद ही अपना सेल चेंज करवाने में कामयाब हो जाता है। अब ये बी ब्लॉक में एलन वेस्ट के साथ वाले सेल में ट्रांसफर हो चुका था, और यहाँ से शुरू होती है एक हिस्टोरिकल जेल ब्रेक की प्लानिंग। जेल के सख्त रूल्स के बावजूद भी प्रिजनर्स को पूरी फैसिलिटीज दी जाती थी। जैसे अगर किसी को पेंटिंग का शौक हो तो इसको अलाउड था कि वो पेंटिंग कर ले। इसके अलावा लाइब्रेरी में मौजूद हजारों किताबें और म्यूजिकल रूम में इंस्ट्रूमेंट इन लोगों के लिए थे जिनको म्यूजिक का शौक हो या किताबें पढ़ना चाहते हो। फ्रैंक मॉरिस को भी म्यूजिक का शौक था और इसने कॉन्सर्टीना लिया हुआ था जिसे वो म्यूजिक टाइम में बजाता था। दुनिया की हर जेल में कैदियों से अलग अलग काम करवाए जाते हैं ताकि इनकी एनर्जी कहीं ना कहीं यूटिलाइज हो सके, और इसके बदले इन्हें कुछ पैसे भी मिलते हैं। इसी तरह इन चारों कैदियों को भी काम दिया गया। फ्रैंक मॉरिस को लाइब्रेरी में, क्लेरेंस एंगलिन को कैदियों के बाल काटने और एलन वेस्ट के जिम्मे लगता है ब्लॉक बी की सफाई और सेल्स की पेंटिंग का काम। अब यहाँ आप ये सोच रहे होंगे कि ऊपर मैंने आपको 4 कैदियों के नाम बताए हैं, लेकिन भागने वाले सिर्फ 3 हैं, तो ये चौथे यानी एलन वेस्ट का इस पूरे जेल ब्रेक में क्या रोल है? जब फ्रैंक मॉरिस और एंगलिन ब्रदर्स के सेल की तलाशी ली गई तो यहाँ मिला पुलिस को एक बड़ा सा सुराख। ये इतना बड़ा था कि इसमें से कोई भी इंसान बड़ी आसानी से दूसरी तरफ जा सकता था। इसके बाद दूसरे सेल्स की चेकिंग करते हुए गार्ड्स पहुंचते हैं एलन वेस्ट के सेल में, और यहाँ इन्हें नजर आता है बिल्कुल वैसा ही सुराख जो फ्रैंक मॉरिस और एंगलिन ब्रदर्स के सेल में था। लेकिन इनके लिए भी सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि एलन वेस्ट जेल से क्यों नहीं भागा, जबकि इसके सेल में भी इसी तरह का सुराख मौजूद है जो भागने वाले कैदियों के सेल में था। अब तक ये साबित हो चुका था कि एलन वेस्ट और इन सब ने इकट्ठे भागने का प्लान बनाया था, लेकिन ऐन वक्त पर फ्रैंक मॉरिस और एंगलिन ब्रदर्स एलन वेस्ट को छोड़कर चले गए। इस इंटरेस्टिंग फैक्ट को हम आगे वीडियो में चलकर डिस्कस करेंगे कि आखिर ऐसी क्या वजह थी कि इन्हें एलन वेस्ट को छोड़कर जाना पड़ा। एलन वेस्ट को इन्वेस्टिगेशन के लिए ले जाया जाता है, लेकिन ये कुछ भी कहने से इनकार कर देता है। मगर जेल की अथॉरिटीज की तरफ से कहा जाता है कि वो इसकी सजा खत्म कर देंगे, लेकिन ये सिर्फ इस सूरत में होगा अगर वो सरकारी गवाह बन जाए और उन्हें इस इंसिडेंट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दे। एलन ये डील एक्सेप्ट करते हुए बताता है कि ये प्लान इसी का था, और इसने 2 साल पहले यानी जनवरी 1960 में जब फ्रैंक मॉरिस जेल आया तो इसके साथ शेयर किया था। अगर आपको याद हो, वीडियो में पहले मैंने बताया था कि बी ब्लॉक में इन सब के इकट्ठे होने की एक खास वजह थी, और वो ये कि एलन वेस्ट जो इस सेल में काफी टाइम से मौजूद था, इसे बी ब्लॉक में एक लूप होल मिला था और ये इसी को जेल ब्रेक के लिए इस्तेमाल करने वाले थे। एक दफा जब एलन वेस्ट जेल की छत की सफाई कर रहा था तो इसकी नजर वेंटिलेशन पाइप पर पड़ती है जो कि साइज में बड़ा था और इस पर सिर्फ एक जाली लगी हुई थी जिसे हटाना मुश्किल नहीं था। ये होल बी ब्लॉक में मौजूद सेल्स के पीछे वाली गैलरी से कनेक्टेड था। इस गैलरी में काफी सारे पाइप्स थे जो कैदियों के सेल में पानी पहुंचाने के लिए लगाए गए थे। इस गैलरी के और इन सेल के दरमियान 8 इंच मोटी दीवार थी जिसमें सुराख करना तकरीबन नामुमकिन था, लेकिन इन चारों को किसी न किसी तरीके से इस गैलरी में आना था ताकि वो पाइप के जरिए ऊपर चढ़कर जेल की छत तक जा सके। एक दिन इन्हें अपने सेल में मौजूद एक छोटी सी विंडो नजर आती है। ये 6 बाय 9 इंच का एक छोटा सा वेंटिलेशन होल था और इस पर लोहे की मजबूत जाली लगी हुई थी। अब ये सोचते हैं कि किसी न किसी तरीके से अगर ये होल थोड़ा और बड़ा हो जाए तो वो बड़े आराम से जाली को हटाकर बाहर निकल जाएंगे, जहां से जेल की छत पर जाना कोई मुश्किल बात नहीं है। अब ये अपने पूरे प्लान को 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले गैलरी तक पहुंचना जहां से वो जेल की छत तक जा सके, जिसके लिए वो चूज करते हैं अपने सेल में मौजूद छोटी सी विंडो को। दूसरे नंबर पर एक कश्ती जो कि जेल से बाहर निकलने के बाद इनकी मदद करती पैसिफिक ओशन को पार करने के लिए। तीसरी और आखिरी चीज, इन्हें चाहिए थे 3 पुतले, क्योंकि जेल के गार्ड्स बार बार ये चेक करते थे कि सारे कैदी अपने सेल्स में मौजूद हैं या नहीं, और वो नहीं चाहते थे कि भागने के कुछ ही देर बाद गार्ड्स को ये पता लग जाए कि वो भाग चुके हैं। पूरा एस्केप प्लान बनाने के बाद अगला काम था इसको एग्जीक्यूट करना। यहाँ पर ये लोग इकट्ठा करना शुरू करते हैं काफी सारे आरी के पुराने ब्लेड, चम्मच,
बटर नाइफ वगैरह जो वो इस्तेमाल करने वाले थे इस होल को बड़ा करने के लिए। कुछ ही दिन बाद इनको ये एहसास हो गया कि इन चीजों से खुदाई करते हुए इन्हें बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है, जिसका मतलब था पकड़े जाने के ज्यादा से ज्यादा चांसेस। तो ये एक ड्रिल मशीन बनाते हैं एक खराब वैक्यूम क्लीनर का इस्तेमाल करते हुए और दीवार में सुराख करने लगते हैं, जिससे इनका काम बहुत ज्यादा आसान हो गया। मगर यहाँ पर इनको एक और मसले का सामना करना पड़ा कि जो ड्रिल मशीन का शोर होता था उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। बिलाखिर उन्होंने वो टाइम आइडेंटिफाई कर लिया जिसमें वो ड्रिल मशीन चला सकते थे। जेल में हर रोज खाना खाने के बाद कैदियों को 1-1.5 घंटे का म्यूजिक टाइम दिया जाता था। इस टाइम में वो ड्रिल मशीन का इस्तेमाल करने लगे खुदाई करने के लिए। जेल के गार्ड से बचने के लिए ये गत्ते की मदद से एक नकली खिड़की बनाते हैं और एलन वेस्ट जो कि जेल में पेंट का काम किया करता था वो इसी गत्ते पर हूबहू जेल की दीवारों वाला रंग कर देता है। जब ये खुदाई करने लगते हैं तो इस गत्ते को दीवार से हटा लेते और काम खत्म करने के बाद वो गत्ता दीवार पर लगा देते। अगर कोई गार्ड देखता तो उसे ये 6x9 इंच की वेंटिलेशन विंडो ही नजर आती। कुछ महीनों बाद एक एक करके इन चारों ने अपने सेल के सुराख को इतना चौड़ा कर लिया था कि अब वो इस सेल से बड़े आराम से बाहर निकल सकते थे और गैलरी में लगे पाइपों के जरिए ऊपर चढ़ के छत तक पहुंच सकते थे। अब बारी आती है प्लान के दूसरे हिस्से की, जिसमें एक ऐसी कश्ती बनानी थी जो इन सब का वजन बर्दाश्त करे और इन्हें पैसिफिक ओशन पार करवा दे। ये काम सिर्फ फ्रैंक मॉरिस ही कर सकता था, क्योंकि लाइब्रेरी में काम करते हुए उसे एक मैगजीन मिलता है पॉपुलर मैकेनिक्स। इसमें यह बताया गया था कि रेन कोट का इस्तेमाल करते हुए लाइफ जैकेट और कश्ती कैसे बनाई जाती है। ये चारों मिलकर जेल से रेन कोट्स चुराना शुरू करते हैं। ये रबर के रेन कोट्स थे जिनका ये इस्तेमाल करने वाले थे, लेकिन यहाँ पर मसला ये था कि इतने सारे रेन कोट्स कहाँ छुपाए जाएं और किस जगह बैठकर कश्ती बनाने का काम किया जाए, क्योंकि इस जेल में अक्सर और बेशतर तलाशी होती रहती थी। तो ये प्लान करते हैं कि सारे रेन कोट्स जेल की छत पर छुपाएंगे, लेकिन छत के बिल्कुल सामने एक टावर था और इस पर 24 घंटे एक गार्ड मौजूद रहता था और वो बाआसानी छत पर रखे हुए इन रेन कोट्स को देख सकता था। तो यहाँ एलन वेस्ट इनकी मदद करता है। अगले दिन जब वो जेल की छत की सफाई करने के लिए ऊपर गया तो सफाई के दौरान ज्यादा मिट्टी छत से नीचे फेंकना शुरू कर दी, जिस पर जेल के गार्ड्स उसको गुस्से होते हैं। एलन इनसे कहता है कि छत की सफाई होगी तो मिट्टी तो नीचे गिरेगी, लेकिन अगर वो ऊपर एक कपड़ा लगवा दे तो ये मिट्टी नीचे नहीं गिरेगी। जब ये बात जेल की अथॉरिटीज तक पहुंची तो वो इजाजत देते हैं इस जगह पर पर्दा लगाने के लिए। इनको जगह मिल चुकी थी, लेकिन कश्ती बनाने के लिए इन्हें रात को जेल की छत पर जाकर काम करना था। जेल में सिक्योरिटी बहुत ज्यादा सख्त थी और अगर ये थोड़ी सी देर के लिए भी अपने सेल से गायब होते तो जेल के गार्ड्स को फौरन पता लग जाता। अब आता है इनके प्लान का तीसरा और आखिरी हिस्सा, यानी इन्हें अपने जैसी शक्ल के 3 चेहरे बनाने थे। इसके लिए जमा करते हैं साबुन, टूथपेस्ट, मिट्टी और टॉयलेट पेपर वगैरह। इस मटेरियल को इस्तेमाल करते हुए ये बड़ी ही महारत से 4 चेहरे बना लेते हैं। जेल में जो कैदी पेंटिंग करते थे इनसे अपनी स्किन कलर जैसे पेंट लिए और अपने बनाए हुए चेहरों को रंग दिया। देखने में ये हूबहू असली इंसानी चेहरे लगते थे, लेकिन इनमें अभी भी एक चीज मिसिंग थी, पुतलों के सर पर लगाने के लिए बाल। ये काम दिया गया क्लेरेंस एंगलिन को, क्योंकि जेल में वो कैदियों के बाल काटता था और इसके लिए वहां से बाल चोरी करना बहुत आसान था। ये इन्हें बाल लाकर देता है जो उन्होंने अपने अपने पुतलों के सर पर चिपका दिए। रात को जैसे ही जेल्स की लाइट बंद होती, फ्रैंक मॉरिस, एंगलिन ब्रदर्स और एलन वेस्ट अपने अपने सर का पुतला बिस्तर पर रखते और नीचे से चादर और तौलिए के जरिए एक बॉडी जैसी शेप बनाकर इसे कंबल से ढक देते। सिर्फ सर का थोड़ा सा हिस्सा खुला रहने देते ताकि जेल के गार्ड्स को शक ना हो। देखने में बिल्कुल ऐसा ही लगता था जैसे कोई इंसान सो रहा हो। इसके बाद ये गैलरी से होते हुए पाइप के जरिए जेल की छत पर जाते और पर्दे की आड़ में अपना काम करते रहे। तकरीबन 50 से ज्यादा रबर के बने हुए रेन कोट्स का इस्तेमाल किया गया और बनाई गई 4 लाइफ जैकेट्स। इसके साथ 6x14 फुट की एक रबर की बड़ी सी कश्ती। उन्होंने काफी सारे रेन कोट्स को काट कर पहले तो सुई से सिया, इसके बाद छत पर मौजूद स्टीम पाइप जो कि बहुत गर्म होता था उसको इस्तेमाल किया इस कश्ती के जोड़ों को सील करने के लिए, ताकि कहीं से भी हवा इसके अंदर से बाहर ना निकले। दिसंबर 1961 में शुरू होने वाला ये प्लान जून 1962 तक पूरा हो चुका था। इनको लगभग 6 महीने लग चुके थे। इसमें उन्होंने अपने सेल की दीवार में सुराख किया, अपने जैसी शक्ल के पुतले बनाए और एक बड़ी सी कश्ती। इसके अलावा अगर इन्हें समंदर में तैरना भी पड़ता तो इनके पास लाइफ जैकेट्स भी मौजूद थी। अब इनके पास भागने के लिए सारी चीजें मौजूद थी। 11 जून 1962 की रात कैदियों की गिनती के बाद तकरीबन 9:30 बजे जेल की लाइट्स बंद होती हैं।
ये अपने अपने बनाए हुए पुतलों को बिस्तर पर सेट करते हैं। फिर दीवार पर मौजूद वेंटिलेशन होल, जिसे ये हर रोज छत से आने के बाद सीमेंट का इस्तेमाल करते हुए टेम्परेरीली सील करते थे और फिर कार्डबोर्ड से ढक देते थे ताकि गार्ड्स को शक ना हो। इसको खोलकर फ्रैंक मॉरिस और एंगलिन ब्रदर्स पीछे गैलरी में आते हैं, मगर इनमें एक कैदी अभी भी मिसिंग था, एलन वेस्ट। ये वेंटिलेशन होल सील करते हुए कुछ ज्यादा ही सीमेंट इस्तेमाल कर लेता है और अब इस सुराख को खोलना मुश्किल हो गया था। सेल की दीवार के पीछे गैलरी में मौजूद फ्रैंक मॉरिस और एंगलिन ब्रदर्स वहां से इसकी मदद करते हैं, लेकिन काफी टाइम बाद भी होल नहीं खुलता। तो उन्होंने एलन से कहा कि हम ऊपर जाकर दूसरी तैयारी करते हैं, तुम इतने में ये खिड़की हटाओ और ऊपर आ जाओ। इसके बाद ये तीनों कैदी गैलरी से पाइप के जरिए ऊपर छत पर पहुंचते हैं। सारी चीजें तैयार करने के बाद भी काफी देर एलन का इंतजार किया, लेकिन वो नहीं आया। इनके पास वक्त बहुत कम था और उन्होंने फैसला किया कि एलन को यहीं छोड़ दिया जाए। फिर ये छत के कोने पर मौजूद 50 फुट के पाइप के जरिए ऊपर से नीचे उतरे और 12 फुट ऊंची खारदार तारों को काट कर जेल से बाहर निकल आए। फ्रैंक मॉरिस ने जेल से जो कॉन्सर्टीना इशू करवाया था, ये इनके प्लान का हिस्सा था। ये इसका इस्तेमाल करते हैं रबड़ की कश्ती में हवा भरने के लिए। इसके बाद इसे समंदर में उतारा जाता है और ये तीनों इसमें बैठकर गायब हो गए। अमेरिकन एजेंसीज के लिए ये एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है जो 62 साल बाद भी सॉल्व नहीं हो सकी। अब यहाँ पर आप ये सोच रहे होंगे कि एलन वेस्ट जेल की वेंटिलेशन होल ना खुलने की वजह से इनके साथ नहीं जा सका, लेकिन ऐसा नहीं है। एलन वेस्ट को थोड़ा वक्त जरूर लगा, लेकिन वो खिड़की हटाने में कामयाब हो गया और गैलरी से होता हुआ छत पर पहुंचा, मगर इस वक्त बहुत देर हो चुकी थी। फ्रैंक मॉरिस, एंगलिन ब्रदर्स एलन को छोड़कर जा चुके थे, तो इसके पास और कोई रास्ता नहीं था, सिर्फ ये कि वो अपने सेल में वापस आ जाए। इसके बाद अल्कैट्राज़ में एक बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन किया जाता है। कोस्टल गार्ड्स बोट्स के जरिए समंदर में भी ढूंढने लगे। एरियल पेट्रोलिंग की गई हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हुए, यहाँ तक कि इस आइलैंड में मौजूद छोटी बड़ी सारी केव्स को अच्छे तरीके से चेक किया गया, लेकिन एंगलिन ब्रदर्स और फ्रैंक मॉरिस का कोई पता नहीं लगा। FBI ने एलन वेस्ट से जो इंफॉर्मेशन इकट्ठी की थी, इसके मुताबिक इन लोगों ने जेल से निकलने के बाद एंजल आइलैंड से होते हुए सिटी एरिया में एंटर होना था। ये तकरीबन 3 से 3.5 किलोमीटर का डिस्टेंस बनता है, जहाँ से गाड़ी और कपड़े चुराने के बाद ये अमेरिका से बाहर निकल जाते। एंजल आइलैंड और इसके आसपास के एरिया में भी सर्च ऑपरेशन किया जाता है। अब तक ये केस पब्लिक इंटरेस्ट बन चुका था। मीडिया में हर जगह इसी की बात की जा रही थी। लोगों को आखिर जानना था कि जिस जेल को सबसे ज्यादा सिक्योर कंसीडर किया जाता है, वहां से ये लोग कैसे भागे और कहां गायब हो गए। इस एस्केप के 3 दिन बाद यानी 14 जून 1962 को FBI को एक बैग मिलता है। इस बैग में तकरीबन 88 फोटोज थे एंगलिन ब्रदर्स और इनकी फैमिली के। अभी तक ये पहला ऐसा एविडेंस था जो FBI को मिला। अगले 10 दिनों में इसी आइलैंड के पास अलग अलग जगह से 3 लाइफ जैकेट्स मिलती हैं। ये सारी चीजें रबर के रेन कोट से बनी थी जो उन्होंने जेल में कश्ती बनाने के लिए इस्तेमाल किए थे। फिर आता है जनवरी 1965। FBI को मिलता है एक बड़ा क्लू। उनको अपने सोर्स के जरिए इंफॉर्मेशन मिली कि एंगलिन ब्रदर्स को ब्राजील के क्लब में देखा गया है। FBI अपनी टीम भेजती है जो इस एरिया में इन कैदियों को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन वहां से भी इन्हें कुछ नहीं मिलता। फ्रैंक मॉरिस और एंगलिन ब्रदर्स की फैमिली से भी क्वेश्चंस किए जाते हैं। इनकी सर्वेलेंस की गई और कई महीने तक इनके फोन भी टैप किए, मगर कोई सबूत हाथ नहीं लगा। फाइनली 31 दिसंबर 1979 इस जेल ब्रेक के ठीक 17 साल बाद FBI केस क्लोज कर देती है, ये कहते हुए कि उस रात जेल से भागने के बाद उन तीनों की मौत हो गई, क्योंकि जो बोट उन्होंने बनाई थी वो कुछ ज्यादा मजबूत नहीं थी। उस रात समंदर की लहरें तेज थी और रबर की बोट के साथ सरवाइव करना नामुमकिन है। अगर फिर भी उन्होंने तैरकर समंदर पार करने की कोशिश भी की हो तो भी वो सरवाइव नहीं कर सकते, क्योंकि समंदर का पानी बहुत ठंडा था और हाइपोथर्मिया से इनकी मौत हो गई होगी। इसके अलावा एलन वेस्ट ने बताया था कि वहां से निकलने के बाद वो एक कार और कपड़े चोरी करने वाले हैं, मगर उस रात कहीं भी कोई कार चोरी नहीं हुई। इसलिए FBI ने US मार्शल सर्विस को ये केस ट्रांसफर कर दिया। अब इधर आपके जहन में आ रहा होगा ये तीनों मर गए और केस सॉल्व हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके बाद कुछ ऐसे कॉन्क्रीट एविडेंस मिले जिन्हें देखकर FBI की इन्वेस्टिगेशन पर सवाल उठने लगे। FBI को उन तीनों में से किसी की भी लाश नहीं मिली और ना ही कोई ऐसे एविडेंस जिनसे ये साबित हो कि वो मर गए। तो अब सवाल ये है कि अगर उस रात फ्रैंक मॉरिस और एंगलिन ब्रदर्स की मौत नहीं हुई
तो जेल से निकलने के बाद इनका क्या हुआ? यहाँ पर दो थ्योरीज सामने आती हैं। पहली ये कि उस रात वहां से निकलने के बाद उन्होंने ठीक वैसा ही किया जो एलन वेस्ट ने FBI को बताया था, यानी अल्कैट्रस से निकलने के बाद पहले वो एंजल आइलैंड गए और शहर में दाखिल हुए, वहां से कपड़े और गाड़ी चोरी करने के बाद किसी और मुल्क में चले गए। लेकिन FBI ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि वहां से कोई गाड़ी चोरी नहीं हुई। मगर 2011 में नेशनल ज्योग्राफिक एक डॉक्यूमेंट्री बनाता है, वैनिश्ड फ्रॉम अल्कैट्रस। इसमें बताया गया है कि जेल ब्रेक के अगले दिन यानी 12 जून 1962 को मैरीन काउंटी से एक गाड़ी चोरी हुई। ये नीले रंग की 1955 मॉडल शेवरले थी। FBI का दूसरा क्लेम कि इस ठंडे पानी में उन्होंने सरवाइव नहीं किया होगा, ये भी गलत साबित होता है, क्योंकि इस जेल ब्रेक के 6 महीने बाद एक और कैदी जॉन पॉल स्कॉट ने भी भागने की कोशिश की, जिसने तैरकर समंदर पार किया और गोल्डन ब्रिज तक पहुंच चुका था जब इसे पुलिस ने पकड़ा। ठंडे पानी की वजह से इसे हाइपोथर्मिया हो गया था, मगर उसकी जान बच गई। जॉन पॉल स्कॉट, जिसके पास कुछ नहीं था, जब वो समंदर पार कर सकता है तो फ्रैंक मॉरिस और एंगलिन ब्रदर्स भी कर सकते हैं, क्योंकि वो पूरी तैयारी से निकले थे। इनके पास बोट भी थी और लाइफ जैकेट्स भी। अब बात करते हैं दूसरी थ्योरी की, जिसके मुताबिक वो सिर्फ 180 मीटर दूर तक ही समंदर में गए। वहां एक और बोट उनका इंतजार कर रही थी और ये इसके जरिए अमेरिका से बाहर चले गए। अब आप सोच रहे होंगे कि दूसरी बोट कौन लाया और 180 मीटर दूर ही क्यों? अल्कैट्रस के इर्द गिर्द 180 मीटर तक सिर्फ ऑफिशियल बोट ही आ सकती थी। इसके अलावा किसी भी दूसरी बोट को परमिशन नहीं थी इस एरिया में आने की। इस थ्योरी के मुताबिक फ्रैंक मॉरिस और एंगलिन ब्रदर्स ने जेल में रहकर ही इस बोट का इंतजाम किया था, क्योंकि अल्कैट्रस में कोई आम कैदी नहीं होते थे। यहाँ बड़े बड़े क्रिमिनल्स और गैंगस्टर्स का ही ट्रांसफर होता था और इन क्रिमिनल्स के जेल के अंदर और बाहर दोनों जगह ही कनेक्शंस स्ट्रॉन्ग होते थे, जिसका इस्तेमाल करते हुए इन तीनों ने ये बोट अरेंज करवाई। अब ये जो दूसरी थ्योरी है, इसको ज्यादा वैल्यू दी गई, क्योंकि 11 जून की रात वो वहां से जल्दी में भागे थे, यहाँ तक कि अपने चौथे साथी एलन वेस्ट का भी इंतजार नहीं किया। ये साफ इशारा है कि उन्हें उस रात तय वक्त पर निकलना था, शायद इसलिए कि समंदर में एक बोट उनका इंतजार कर रही थी। अगर ऐसा ना होता तो एलन की वजह से वो अपना प्लान चेंज कर सकते थे, यानी उस रात की बजाय किसी और रात एस्केप करते। सैन फ्रांसिस्को पुलिस डिपार्टमेंट के एक ऑफिसर रॉबर्ट चिची का कहना था कि 11 और 12 जून 1962 की रात तकरीबन 1 बजे के पास अल्कैट्रस जेल से कुछ दूर एक बोट समंदर में मौजूद थी, जिसकी लाइट्स ऑफ थी, और कुछ ही देर बाद वो स्टार्ट हुई और गोल्डन ब्रिज के नीचे से होती हुई चली गई। इन दोनों थ्योरीज के अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें हुई जिनसे लगता है कि इस रात वो तीनों जिंदा बच गए। एंगलिन ब्रदर्स की फैमिली को अगले कई सालों तक स्पेशल ओकेजन्स पर, यानी मदर्स डे और क्रिसमस पर, लेटर्स और फूलों के गुलदस्ते मिलते रहे, जिन पर कोई रिकॉर्ड नहीं होता था, ना ही भेजने वाले का नाम और ना उसका पता। 1978 में इनकी मदर के फ्यूनरल पर 2 सस्पिशियस औरतों को देखा गया, जिन्होंने बहुत सारा मेकअप किया हुआ था। ये किसी से बात नहीं करती और थोड़ी ही देर में गायब हो गई। इसी तरह 1989 में इनके फादर के फ्यूनरल पर भी 2 आदमी आते हैं, जिनकी दाढ़ी और मूछें काफी बड़ी थी। ये भी कुछ देर के लिए नजर आए और फिर चले गए। एंगलिन ब्रदर्स के छोटे भाई रॉबर्ट एंगलिन के हिसाब से वो 2 औरतें जो उनके माँ के फ्यूनरल पर आई थी और वो 2 आदमी जो उनके बाप के फ्यूनरल पर थे, ये जॉन और क्लेरेंस एंगलिन ही थे, जो कि पुलिस से बचने के लिए भेस बदल कर आए थे, क्योंकि फ्यूनरल पर FBI के ऑफिसर्स भी मौजूद थे, मगर जब तक वो उनको पकड़ते या सवाल जवाब करते वो वहां से जा चुके थे। सैन फ्रांसिस्को पुलिस डिपार्टमेंट को एक लेटर रिसीव होता है जॉन एंगलिन के नाम से। इसमें लिखा था कि उस रात जेल से भागने के बाद ये सरवाइव कर गए। अब उसकी उम्र 83 साल हो चुकी है और उसे कैंसर है। फ्रैंक मॉरिस की 2008 में मौत हो गई और इसका छोटा भाई क्लेरेंस एंगलिन भी 2011 में मर चुका है। इस लेटर में पुलिस को एक ऑफर भी दी गई कि वो सरेंडर करने के लिए तैयार है, लेकिन पुलिस को उसके कैंसर का इलाज करवाना होगा और इस जेल ब्रेक के लिए इसे 1 साल से ज्यादा सजा ना दी जाए। पुलिस को ये लेटर मिला तो सबसे पहले इस लेटर के फिंगरप्रिंट, DNA और हैंड राइटिंग को चेक किया गया, मगर इसमें कोई खातिर ख्वाह रिजल्ट नहीं आए जिनकी बेसिस पर कोई भी थ्योरी बनाई जा सके। एक्सपर्ट्स का सिर्फ ये कहना था कि ये खत सही भी हो सकता है और गलत भी। इसके बाद इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। साल 2015 में हिस्ट्री चैनल ने इस पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई। इसमें फ्रेड ब्रेजी नाम के एक शख्स की स्टेटमेंट ऐड की गई। ये एंगलिन ब्रदर्स का बहुत अच्छा दोस्त था। उसने बताया कि साल 1975
रियो डी जेनेरो ब्राजील में वो एंगलिन ब्रदर्स से मिला था। सबूत के लिए उसने एक फोटो भी दिया जिसमें एंगलिन ब्रदर्स किसी खेत में खड़े थे। इस फोटो की फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद ये कहा गया कि तस्वीर में जो दो लोग नजर आ रहे हैं वो एंगलिन ब्रदर्स ही हैं। लेकिन फिर भी 100% श्योरिटी के साथ ये बात नहीं कही जा सकती क्योंकि इस फोटो में उन्होंने ग्लासेस लगाए हुए हैं जिसकी वजह से पहचानना मुश्किल है। अल्कैट्राज़ के इस हिस्टोरिकल जेल ब्रेक को तकरीबन 62 साल हो गए हैं, लेकिन ये केस आज भी दुनिया के लिए एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। अमेरिका की 3 टॉप एजेंसीज भी इसे सॉल्व नहीं कर सकी। FBI की रिपोर्ट्स के मुताबिक वो तीनों उसी रात मर गए थे, मगर दूसरी थ्योरीज और एविडेंस से पता चलता है कि वो तीनों साल 2008 तक जिंदा थे। एलन वेस्ट पर भी कोई एडिशनल चार्जेस नहीं लगाए गए क्योंकि इसने पुलिस के साथ फुल कोऑपरेट किया था और ये कहा गया कि वो असल में प्लान को एग्जीक्यूट करने वालों में नहीं था। इसका ट्रांसफर कर दिया जाता है नील आइलैंड की जेल में अपनी बाकी की सजा काटने के लिए। 1967 में ये अपनी सजा पूरी करके जेल से बाहर आता है, लेकिन इसके अगले साल ये फिर दोबारा पकड़ा जाता है एक और बहुत बड़ी रॉबरी के केस में। और 1972 में जब ये फ्लोरिडा स्टेट जेल में था, वहां ये एक और कैदी को जान से मार देता है। ये रेसिस्ट हेट क्राइम था जिसमें इसे उम्र कैद की सजा हुई, लेकिन अपनी सजा पूरी करने से पहले ही ये 1978 में पैरानॉइड्स की वजह से मर गया। इस जेल ब्रेक के तकरीबन 9 महीने बाद 21 मार्च 1963 को अटॉर्नी जनरल रॉबर्ट एफ कैंडी ने अल्कैट्राज़ जेल को बंद कर दिया क्योंकि इस जेल को चलाने में 3 से 5 मिलियन डॉलर्स का एक्सपेंस था, जो कि दूसरी जेलों की निस्बत 3 गुना ज्यादा है। फिर 1973 में इसे पब्लिक के लिए ओपन कर दिया गया। पूरी दुनिया से लोग इस अनएस्केपेबल प्रिजन को देखने के लिए आते हैं। FBI ने यह केस क्लोज करके US मार्शल डिपार्टमेंट को ट्रांसफर कर दिया। इन तीनों के फोटो को इनकी उम्र के हिसाब से प्रोसेस करके आज भी उनकी तलाश जारी है। ये केस तब तक ओपन रहेगा जब तक उनकी डेड बॉडी नहीं मिल जाती या उनकी उम्र 100 साल नहीं होती। आप लोगों को क्या लगता है कि कौन सी थ्योरी ज्यादा एक्यूरेट है? और उस रात जेल से भागने के बाद क्या उन तीनों ने सरवाइव किया होगा? नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप इस तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर मिस्ट्री वीडियोस की एक पूरी प्लेलिस्ट मौजूद है जिसे आप जाकर देख सकते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए।